प्रियतम से प्यार की बात भी करती है तो चुटकुले सुनाते हुए करती है, जोक सुनाती है। उनके प्यार करने का एक अलग ही तरीका है। निदा फाजली की बहुत मशहूर पंक्तियां हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मित्रों, रोते हुए बच्चे को हंसाना यानी वही पूजा और इबादत से भी बड़ा उसको माना गया है। और ये काम जब कोई कवित्री करती है, कोई महिला करती है किसी को हंसाने का काम, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात हो जाती है। दीपाली जैन ने देखते ही देखते कुछ वर्षों के दौरान पूरे मंचों पर अपनी जगह बनाई है। और मुझे याद आ रहे हैं सर्वेश चंदोसवी जो कहते हैं कि दुनिया मेरा मिजाज समझ ही ना पाएगी, दुनिया मेरा मिजाज समझ ही ना पाएगी, मैं उस जगह हंसूंगा जहां वो रुलाएगी। ये हकीकत होती है हास्य कवियों कवित्रियों की। एक बार जोरदार तालियां दीपाली जैन जिया के नाम। और मुझे बिल्कुल कहना होगा कि मेरे स्वागत और सम्मान में जो आप सबने ये घनघोर तालियां बजाई हैं ना, मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहने वाली हैं। माइक वाले भैया का बहुत धन्यवाद। मेरे आने से पहले इस माइक को उन्होंने अमिताभ बच्चन से जया बच्चन कर दिया। गुरु जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, गुरु माँ के चरणों में वंदन करती हूँ। एक बहुत सुंदर शाम सजाई गई है, बहुत अच्छा, बहुत पावन एक ये आयोजन किया गया, इतना महनीय मंच सजाया गया है। यहाँ आगे से लेकर पीछे तक सारी कुर्सियाँ खचाखच भरी हुई हैं और कुछ लोग खड़े भी हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही सफलता बता रहा है, इस कदर इस यहाँ पर भीड़ है और अभी और आगे आने वाली है। तो मैं इसके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, किया है काम ये संगीन अनिल सांवरिया ने। वाह वाह। सजाया दिन बड़ा हसी अनिल सांवरिया ने। नहीं देखा है हर किसी में यहाँ दिल ऐसा, बनाई शाम है रंगी अनिल सांवरिया ने। वाह 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 वाह। एक बार सांवरिया जी के नाम ताली हो जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो वैसे तो इनके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सफल व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, ये हैं वो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, वो है जी इनकी बढ़िया बुद्धि द्वारा ये सांवरिया नाम जो इन्होंने रखा है अपना। भाई कमाल हुआ पड़ा। मैं आपको बताऊं, इस सांवरिया नाम की धूम है गाजियाबाद में। अभी पिछले दिनों, नहीं खाली नहीं चाहिए, वो तो मेरी जेपी जी से बात हो गई थी, डबल है वो तो मैं बताऊं, मैं पिछले महीने इनके शोरूम पर गई। मैंने तकरीबन 25-30 हज़ार वाली 5 साड़ियाँ खरीदी, यही कोई 1.5 लाख के आसपास का बिल बना। मैंने सांवरिया जी से कहा, मैंने कहा अनिल जी कुछ डिस्काउंट तो दो, मैं तो वैसे भी अपने बढ़िया परिवार की हूँ। कहते हैं बिल्कुल देंगे। 10% डिस्काउंट दिया इन्होंने मुझे, मैं बहुत खुश हुई। वहीं मेरे साथ एक महिला और साड़ी खरीद रही थी, उसने एक साड़ी खरीदी, यही कोई 2-2.5 हज़ार वाली, उसे इन्होंने 25% डिस्काउंट दिया। मेरे आग लग गई। मैं सीधा इनके पास गई, मैंने जाके कहा, मैंने कहा मैंने 1.5 लाख की शॉपिंग कर ली तो आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो। उसने केवल 2,000 की साड़ी ली, आपने 25% दे दिया। बोले आपने ध्यान नहीं दिया, अगली ने एक साड़ी खरीदती समय भी मुझे 4 बार सांवरिया जी कह के बुलाया था। वाह। अजी सारे गाजियाबाद में हल्ला मचा हुआ है, हर आदमी अपनी दुकान का नाम बदलने पे आमादा है। मैं सच बता रही हूँ, ये अनिल जी बैठे हैं कजारिया वाले, कहते हैं कोई कजारे वजारे नहीं, आज से मेरी दुकान का नाम अनिल बलमा होगा। पीछे आशु बिंदल जी वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बिंदल को हटा दो, मेरी दुकान का नाम भी आशु साजना होगा। सारे गाजियाबाद में क्रांति ला चुका है ये आदमी। हमारे जैन साहब तो खुद तैयार बैठे हैं, कह रहे छोड़ो कोई विकास सेल्स नाम नहीं होगा, आज से मेरी दुकान का नाम अंकुर डार्लिंग होगा। तो ये है जी। अच्छा वैसे हम बढ़िया जो होते हैं ना, हम होते भी पॉजिटिव हैं। मैं सही बताऊँ, हम इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं, जीवन का एक पल का भरोसा नहीं होता। अचार हम सारे साल का घेर लेते हैं।
घर में इतने मेंबर नहीं होते जितने बड़ियों और पापड़ के ड्रम भरे हुए होते हैं हमारे यहाँ। ये होती है हमारी पॉजिटिवनेस। अच्छा, पॉजिटिव तो मैं आपको बताऊं, अब राखी के दिन, परसों राखी थी, क्या भयंकर कोहराम मचा हुआ था, आंधी तूफान बारिश, घरों में पानी भर रहे हैं। और कोई अपने घर राखी बांधने गई हो या ना गई हो, हम बनिया बहनें जरूर गई हैं कि नहीं गई, सारी गई हैं। किसी से, ये देखो वो हाथ खड़ा करके बता रही हैं, किसी से लिफाफे नहीं छूटे मायके के। सच बात तो ये है। और मैंने तो, हमारी तो दुकान खुलती थी जी राखी पे, दुकान बंद होने का क्या मतलब राखी पे। मैंने जैन साहब से कहा, मैंने कहा एक काम करो, राखी के दिन कितनी कमाई कर लोगे दुकान पे, दुकान की छुट्टी करो, ससुराल चलो, लिफाफे बटोर के लाएंगे। ये देखो आ गए हमारे जैन साहब सुनते के साथ ही। आओ जी आओ, बैठो, आपके लिए तो विशेष कुर्सी खाली है। ये हमारे जैन साहब। नहीं, राखी की बात ही अलग होती है। मैं बताऊं, मैं जैसे यहाँ आई, अनिल जी ने आते ही मेरे से कहा, आइए बहन जी, आप राखी के बाद आई हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और राखी के दिनों में आई हो, सलूनों के दिनों में आई हो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने बहन बना रखा है, बहुत बड़ी बात है, और क्या लूँगी मैं, इससे ज़्यादा किसी को। आजकल लोग अपनी सगी बहन को तो तैयार नहीं है कुछ देने को। ये मुझे भी तैयार है, इन्होंने बाहर वाली को बहन बना लिया। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, ये पीछे पड़ गए, लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। अब जब आप पीछे पड़ी गए हो तो मैं मांग लेती हूँ, सबके सामने मांग रही हूँ। देखो, सोना चांदी मांगू ना, हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया, ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। तो हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो ये एक छोटी सी मेरी डिमांड। अच्छा, राखी की बात आपको बताऊं, मैंने सोचा इस बार मैं नेताओं को भी राखी बांध कराऊंगी। मैं गई हमारे नेताओं के पास, तो देखिएगा उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। राहुल ने कहा नौकरी सरकार में दूंगा। अच्छा, दुनिया खामखा अगले को पप्पू कह रही है। आप ये देखिए कितना होशियार आदमी है, ना सरकार आएगी ना नौकरी देनी पड़ेगी। तो राहुल ने कहा नौकरी सरकार में दूंगा, टीपू ने कहा टोंटियां उपहार में दूंगा। मैं केजरी के पास गई राखी बांधने, मैं केजरी के पास गई राखी बांधने, बोले तुझे भी सीट कारागार में दूंगा। जिसकी जहां सीट है वो वहीं दिलवाने में लगा हुआ है। आनंद आ रहा है तो जरा तालियां उठाकर बताइए अपने कि आनंद ले रहे हैं आप। अच्छा, आप आज देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सब काले कपड़ों में बैठे हैं। मुझे नहीं पता बाकी सबका क्या प्रयोजन था। मेरे पास तो अनिल जी का फ़ोन आया था आज सुबह, दीपाली पिछले महीने जो काली साड़ी खरीदी है वही पहन कर आनी है। मैंने कहा ऐसा क्या? कहते बस मैं कह रहा हूँ वही साड़ी पहन कर आनी है। मैंने कहा पर क्यों? कहते देखो इससे ब्रांडिंग होती है। तुम 8-10 हज़ार की साड़ी पहनकर खड़ी होगी, सबको पता लगेगा, सब देखेंगे, फिर पूछेंगे कहाँ से ली, तुम्हारा भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा, तुम सबको बताओगे कि समरिया से ली है। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा पर ये बताओ कि काली क्यों पहन कर आनी है? कहते हैं तुम्हारे कहने पर मैंने अनिल अग्रवंशी और अजहर इकबाल जी को बुला तो लिया है, अब उनके लिए एक बॉडीगार्ड भी तो बिठाना पड़ेगा। तो मुझे बॉडीगार्ड की तरह बिठाया गया यहाँ पे काली साड़ी में बुला के। अच्छा ये देखो, मैंने भी अपनी यहाँ पर बढ़िया बुद्धि इस्तेमाल करी है। मैंने डबल गेम खेला है, एक तो इनकी ब्रांडिंग करी और एक आप लोगों को बताया है। देखो कि मैं पीछे पड़ी थी कि उन्हें बुला लो, अब आप मेरा ध्यान रखना। देखो अपना धंधा सबसे पहले है जी, अपन बढ़िया लोग हैं, सीधी सी बात है कि नहीं है? अच्छा मैं आप सबको बताऊं, मेरे पापा ने मुझसे पूछा, कहते हैं बेटा जब मैं छोटी थी, कहते हैं क्या करना चाहती हो?
मैं पापा खाना खाना चाहती हूँ। पापा कह रहे अच्छा चल खाने को साइड में रख, ये बता अब क्या करना चाहती है। मैं साइड में रखा हुआ खाना खाना चाहती हूँ। बोले बेटा खाने से आगे बढ़, ये बता खाने के बाद क्या करना चाहती है। मैं मीठा खाना चाहती हूँ। बोले बेटा इसके अलावा कुछ। मैंने कहा आपने ही तो कहा था जीवन में जो करना चाहती हो वो कर लेना, मैं खाना ही चाहती हूँ मैं तो। अब पापा ने, ये घर में तो काम चलता नहीं, वो समझ गए, कहते इसकी हवस बहुत है, इसकी तो मिटेगी नहीं। ये बी के वर्मा साहब बैठे हैं, लंगर लगाते हैं 12 महीने 7 दिन, इनके लंगर में ले जाके बिठा दिया मुझे, कहते जीम ले, कितना जीमेगी। मैंने खाना शुरू करा, जब मेरी 152 रोटियां हो गई तो मैंने घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। मैं उठ के चल दी। वर्मा जी मुझसे बोले कहाँ जा रही हो। मैं अब घर जाके रोटी भी ना खाऊं, काम ही कराते रहोगे। अजी मैं आपको बताऊं, ये सब मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। मुझे इन्होंने, राज कौशिक जी ने सुबह बुला लिया आज हॉल में, आकर कहते हैं दीपाली सीधा हॉल में चली आना। मैं आ गई, आके कहते हैं स्टेज पे चढ़ जाओ। मैं स्टेज पर गई, बोले इस कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं बैठ गई, फिर बोले अब इस कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं यहाँ भी बैठ गई, बोले अब इस कुर्सी पे। मैंने कहा आप क्या करवाना चाह रहे हो। कहते हैं कुछ नहीं, 1 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था, चेक कर रहा था, मंच कहीं से हल्का तो नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको बता दूं, पर आप कितनी मजाक उड़ा लेना मेरी, पर हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना, हमसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं सच बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा। और अब मज़े की बात देखिए, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। वाह, भाई अच्छा है। अच्छा है दिवाली। नहीं, आप सबको लग रहा होगा कि ये इतनी मोटी है। हो सकता है मैं आप में से कुछ लोगों से मोटी हूँ, हो सकता है आप मुझसे पतले हो, पर कोई तो मुझसे भी मोटा होगा। मैं कौन सी सबसे ज़्यादा हूँ, कहीं तो कोई तो होगा। चलिए हमारे मंच की ओर बढ़ते हैं। वैभव ने बहुत बढ़िया शानदार काव्य पाठ किया, आनंद आ गया। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको एक बात बताती हूँ, हमारा मंच भी मुझसे सहमत होगा कि जब कोई कवि इतनी अच्छी प्रस्तुति देता है, उसे इतनी प्रशंसा, इतनी तालियां मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। अजी बाकी सबकी छाती पे तो सांप लौट जाते हैं। मैं सही बता रही हूँ, और हम औरतें तो वैसे ही बहुत जल कुकड़ी होती हैं। मैं तो यहाँ आई, मैं अपनी जान में बहुत टॉप साड़ी पहन कर आई थी, भैया ओनर ने जो डिसाइड कर दी उससे अच्छी क्या होगी। और फिर भी यहाँ आती जैसी मैंने इन दोनों के कपड़े देखे, फिर ये ममता जी का सूट देखा, फिर दीप्ति जी का देखा, मैं तो फिर से जल भुन गई। मेरे मन में तो यही आया कि कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। और जब जब देखूं सुंदर चेहरा, जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर है कजरे की धार। अच्छा, पर मैं बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, कपड़े लत्ते गहने इनसे जलना अलग बात, गुरुजी मुझे तो सबसे ज़्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। गुरुजी मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी है। मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। अच्छा, मेरे बहुत सारे जानने वाले बैठे हैं, मैं ये सोच रही थी मैं कहाँ तक नाम लूँगी। यहाँ इस पंक्ति से भी शुरू करती हूँ मैं अगर, तो
मित्तल साहब बैठे हुए हैं, हिमांशु जी बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे आगे मैं देखूँ राशिद बैठे हैं, वागीश जी बैठे हुए हैं और हमारे अशोक नागर जी बैठे हुए हैं। ये पूरा हमारा महिला टीम यहाँ पर बैठी हुई है। ममता जी हैं, दीप्ति जी हैं, इधर की तरफ देखती हूँ तो पृथ्वी जी बैठे हुए हैं, बालेश्वर त्यागी जी बैठे हुए हैं। आपकी तो गोद में खेली हूँ मैं बचपन में। हमारे महंत साहब बैठे हुए हैं। दिल्ली गेट पर आप वहाँ रहे हैं, दिल्ली गेट पर ही हमारे जैन साहब की दुकान है, वहाँ पर विकास सेल्स के नाम से। मैंने की जरा सिफारिश यहाँ भी लगा दूँ। मैं कोई मौका नहीं चूकने वाली जी। रगों में खून वही है कि बनिए का ही खून है, इसमें बनिए की ही बीवी हूँ, तो रगों में भी बनिए का खून दौड़ रहा है और बीवी भी बनिए की, तो बनियागिरी तो आएगी कहीं ना कहीं। तो सब आगे से पीछे तक मैं देख रही हूँ, हमारे ये कजारिया डहल सनेल जी बैठे हुए हैं, सब जानने वाले आगे से पीछे तक बैठे हैं यहाँ पर। किसके नाम लूँ? तो बात ये है कि मैं बात करी थी जैन साहब की, तो सच बात ये होती है, हमारी महिलाएं मुझसे सहमत होंगी कि एक उम्र होती है जब हम अपने पति के पीछे पड़े होते हैं कि मुझे टाइम दो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरे साथ बैठते नहीं हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, है ना। पर ये एक उम्र तक ही चलता है और एक उम्र के बाद क्या होता है, हमें पति का टाइम नहीं चाहिए होता। मेरा तो खास तौर पे है। मैं तो, अब जैन साहब कहते हैं चला थोड़ी देर बैठ ले, फिर तू कहेगी टाइम नहीं देते हो। मैं टाइम वाइम तो रहने दो, बस पैसे दिए जाओ। अब कोई पति का समय नहीं चाहिए, अब हमें बस पति के पैसे चाहिए, सीधी सी बात है। और वैसे भी ये उम्र जो होती है, इसमें सिर्फ एक शख्स से प्रेम रह जाता है सारी दुनिया में। पिता, भाई, भाभी, माँ, सास, ससुर, पति, नंद, देवर, किसी से प्रेम नहीं रह जाता। सिर्फ एक शख्स से प्रेम रह जाता है, वो होती है हमारी कामवाली। पति टाइम पे घर आए ना आए, वो आनी चाहिए। अपने पति को बासी पर आमटे खिला देंगे हम, उसके लिए तो गर्म चाय चढ़ती है। सही है कि नहीं है? हमारी महिलाएं जरा सहमत है तो तालियां वालियां बजाएं, समर्थन करें जरा। आशु जी आ गए हैं, हमारे पूर्व मेयर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। अच्छा, आजकल ये इतना जोर चल रहा है कामवालियों का, टीवी में कामवाली के बच्चे ये बन गए, वो बन गए, फलाना बन गए, ढिमकाना बन गए। मेरे बच्चों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया, गुरु माँ, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी हम भी जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। मैंने कहा बेटा देख, बात ऐसी है, जो हम हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम सफाई कर्मचारी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम आदमी की ज़िंदगी से उनके दुख, दर्द और टेंशन का सफाया किया करते हैं। अच्छा, हम अभी पीछे बैठे हुए बात कर रहे थे, जल्दी आ गए थे सारे के सारे, तो मैं स्टेज पे बात कर रही थी। मैंने कहा देख कितने बड़े बड़े कवि हैं, अनिल अग्रवंशी जी आए हैं, आप हास्य के कवि हैं। अज़हर इकबाल जी आए हैं, आप शायर हैं। हिमांशी बाबरा आई है, वो कितनी अच्छी शायरी करती है। ज्योति है, कितना बढ़िया श्रृंगार पढ़ती है। मैंने हास्य में कमाल कर रखा है। इतनी देर में ये वैभव के मिर्च लग गए। कहता है कोई भी किसी भी रस का कवि हो, वीर रस के कवि का कोई मुकाबला नहीं है। बात ऐसी है कि मंच पे जाके असली झाऊं तो मैं ही मचाता हूँ। पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो मैं ही बजाता हूँ। यह अलग बात है, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रात के 2:30 बजे जब घर जाता हूँ तो फ़ोन करके मम्मी को गली के बाहर बुलाता हूँ, मम्मी लेने आ जाओ, गली में कुत्ते हैं। अच्छा, हम रिश्तों की बात कर रहे थे। देखिए, रिश्तों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब होता है कि जब आपको एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। रिश्तों में प्रगाढ़ता तभी आती है जब आपके रिश्तों में एक दूसरे से कुछ भी छुपाव ना हो, आप बातें बताएं, लेकिन इस बात की भी अकल हो कि कितनी बतानी है और कौन सी बतानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि तेरे मेरे बीच में जाना एक डिस्टेंस ज़रूरी है। कितना भी गहरा हो रिश्ता, मेंटेनेंस ज़रूरी है। तेरे मेरे बीच में जाना एक डिस्टेंस ज़रूरी है। कितना भी गहरा हो रिश्ता, मेंटेनेंस ज़रूरी है। और क्या बकना है, कितना बकना है, ये हमको होश रहे। कि क्या बकना है, कितना बकना है, ये हमको होश रहे। राड़ पड़े ना बीच में, इस कारण बैलेंस ज़रूरी है। अच्छा, रिश्तों की बात पर 4 पंक्तियाँ, और हालांकि मेरी विधा की नहीं है, हास्य की नहीं, पर मेरा मन है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि लैला मजनू की कसमों को खाते हैं जो, इश्क की सारी रस्में निभाते हैं जो। लैला मजनू की कसमों को खाते हैं जो, इश्क की सारी रस्में निभाते हैं जो। और चाहे माशूक को ज़्यादा माँ बाप से,
चाहे माशूक को ज़्यादा माँ बाप से नीले ड्रम में अजी पाए जाते हैं। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अजहर इकबाल जी आए, मुझसे आकर कह रहे थे, दीपाली गाज़ियाबाद का आदमी कैसा सुनता है? मैंने देखो जी, मेरा आदमी तो मेरी बहुत अच्छी तरह सुनता है, आपकी पता नहीं। नहीं। अच्छा, कार्यक्रम में अपनी पारी समाप्त करूंगी। अब पीछे से मुझे खुसर पुसर आ रही थी, अब थोड़ी देर में मुझे ये दुपट्टा पिनवा देते। और वो दुपट्टा पिनाने का मतलब होता है, कह रहा था कि स्वागत कर दो मैं कह रही थी, मैं तो खुद ही बता रही हूँ जी, ये मुझे दुपट्टा पिनवाते और उसका मतलब होता है कि कान में फूंक मारी जाती है, अब बस करो। तो उससे पहले मैं चेत गई हूँ, तो मैं बस अगले 2 मिनट में समाप्त करूंगी। उससे पहले मेरा मन है कि मैं कुछ शायरी आपके बीच पढ़ूं। सुनेंगे शायरी, हो तो हमारे बीच बहुत बड़े शायर उपस्थित हैं, पर कुछ एक मुक्तक आपके बीच पढ़ती हूँ। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। ये वो शेर है, एक भूमिका में बस ये बताऊँगी, मैंने जब ये फेसबुक पर लिखा तो उस समय कुंवर बेचैन साहब थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहते हैं दीपाली इतना कमाल का शेर तुमने कहा है बेटा कि मैं, तुम जितनी छोटी हो इतनी गहरी बात तुम कह गई हो। और मैं उस एक बात से ही ब्लेस्ड मान रही थी अपने आप को। वो शेर आपके बीच रखती हूँ। सर, ये वो किस्सा है ज़माने से जो छिपा ही नहीं। ये वो किस्सा है ज़माने से जो छिपा ही नहीं, और छिप गया इश्क तुम्हारा तो इश्क था ही नहीं। और तुम थे, तुम ही थे, सिर्फ तुम ही हो अब तक। कि तुम थे, तुम ही थे, सिर्फ तुम ही हो अब तक। तुमसे बढ़कर मेरी नज़र में कुछ चढ़ा ही नहीं। और एक मतलब एक शेर और, कि जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, कोई मिट्टी नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, कोई मिट्टी नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। और मेरे वादे पे, मेरे वादे पे विश्वास कर साहिबा, क्या मैं सरकार हूँ जो बदल जाऊंगी। ये शायरी मैंने यहाँ जानबूझकर पढ़ी है कि यहाँ अजहर इकबाल साहब मौजूद हैं, सामने पृथ्वी सिंह कसाना जी बैठे हुए हैं, राज कौशिक जी बैठे हुए हैं। इनके अगले कार्यक्रम में मैं मंच पे रहूं या ना रहूं, जहन में ज़रूर रहूंगी, क्यों ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है बॉस। चलिए, एक अंतिम प्रस्तुति, एक गीत आपके बीच रखूंगी। किसी भी कार्यक्रम की धुरी होता है आयोजक। आयोजक वो व्यक्ति होता है जो कार्यक्रम के शुरू में ही इतना पैसा कार्यक्रम के लिए झोंक देता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। प्रचार में, प्रसार में होर्डिंग्स बन रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं, हॉल बुक किया जा रहा है, हलवाई बुक किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 8 दिन वो आदमी दुकान पे तो बैठा नहीं, धंधा तो उसने किया नहीं, कमाई करी नहीं, पैसा लगाया। कहने को हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम के भीष्म पितामह होते हैं जो छड़शैया पे पड़े होते हैं। जिन्होंने पैसा लगा दिया होता है, कार्यक्रम की सफलता की गारंटी नहीं होती। और कभी भी बुक हो गए हैं, आए हैं, तो जमे ना जमे पैसा तो खाएंगे ही। तो हमारे आयोजक उठ के चल दिए शर्मा के इस बात पे। और मैं पहले ये कह सकती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा चमचागिरी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ आपके बीच। मेरी आयोजक गोपाल हो, मेरे आयोजक गोपाल, तू पहले से है माला माल, मुझे भी कर दे माला माल, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, मेरे आयोजक गोपाल। मैं शुरू करती हूँ। मेरे आयोजक गोपाल, तू पहले से है माला माल, मुझे भी कर दे माला माल, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी।
तेरी पॉकेटवा पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे है तेरा भारी बटुआ। तेरी पॉकेटवा पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे है तेरा भारी बटुआ। तेरे बटुए में कितना माल, मुझे भी कर दे माला माल। तेरे गुण गाऊंगी, मेरे आयोजक गोपाल। सारे शहर में तेरा ही चर्चा, करता है तू सबसे ज़्यादा खर्चा। सारे शहर में तेरा ही चर्चा, करता है तू सबसे ज़्यादा खर्चा। सुना स्विस बैंक तलक तेरा जाल, मुझे भी कर दे माला माल। तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, मेरे आयोजक गोपाल। सुन अनिल अग्रवाल, सुन अनिल अग्रवाल, मचा है तेरा ही भौकाल। तेरे गुण गाऊंगी,